लखीमपुर केस में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र के बेटे आशीष मिश्र को गिरफ्तार कर 3 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। न्यूज 18 के अजीत सिंह की खबर है कि लखीमपुर में कल करीब 14 घंटों तक एसआईटी की टीम ने आशीष मिश्र से पूछताछ की और इस बीच उन्होंने कई सवालों के जवाब नहीं दिए, जिसके बाद आशीष मिश्र को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोप है कि आशीष मिश्र ने जांच में पुलिस का सहयोग नहीं किया। आशीष मिश्र इस बात को साबित नहीं कर पाए कि 3 अक्टूबर को वो दोपहर 2:36 से 3:40 तक कहां थे और न ही इस बात से जुड़े वो सबूत पेश कर पाए, जिसके बाद पुलिस ने आशीष मिश्र को हत्या, आपराधिक साजिश, साक्ष्य मिटाना, गैर इरादतन हत्या और लापरवाही से गाड़ी चलाने के आरोप में दर्ज केस के तहत गिरफ्तार कर लिया। ऑन द ग्राउंड्स ऑफ नॉन कोऑपरेशन, इवेजिव रिप्लाई एटसेट्रा। ठीक है, तो हमने उसके आधार पर उनको अरेस्ट कर लिया। 3 अक्टूबर को 3 बजे लखीमपुर खीरी के तिकोनिया में एक घटना हुई जिसमें 4 लोगों को रौंद कर मार दिया गया और उसके बाद विरोध में 4 लोगों को पीट कर मार दिया गया। 8 लोगों की मौत हो गई, लेकिन इस घटना का जिम्मेदार कौन था? देश के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बेटा आशीष मिश्रा। 3 अक्टूबर से लेकर आज तक लगातार ये जांच चलती रही। पुलिस ने नोटिस दी, आशीष मिश्रा फरार हो गया। जब सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार के अधिवक्ता हरीश साल्वे ने से जवाब पूछा गया तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये कहा कि अगर वो पेश नहीं होता है आज की 3 तारीख में तो उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और 14 घंटे तक पुलिस लाइन का, क्राइम ब्रांच का ये दफ्तर पुलिस कर्मियों और मीडिया कर्मियों से भरा रहा। 14 घंटे 48 सवालों के जवाब नहीं दे पाए ये आशीष मिश्रा। और ये पुलिस का क्राइम ब्रांच दफ्तर है, इसके अंदर पूरी पूछताछ हुई और ये देखिए पूरा जो पूछताछ का सिलसिला है वो आप वो देख सकते हैं। ये इसके अंदर ही पूछताछ हुई और देखिए जवान यहाँ खड़े हैं, अंदर जाने की किसी को इजाजत नहीं। देखिए अब दरवाजा बंद किया जा रहा है। इसी बंद दरवाजे के अंदर 14 घंटे तक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बेटा आशीष मिश्रा एसआईटी के सवालों का जवाब देता रहा। डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल ने सीधे तौर पर कहा कि वो सवालों का जवाब नहीं दे पाया, पुलिस को कॉपरेशन नहीं किया, लिहाजा उसे अरेस्ट किया जाता है। उसके ऊपर कौन कौन सी धाराएं लगी थी? अपराध संख्या जो लखीमपुर खीरी का है उसके मुताबिक धारा 147, 148, 149, 201 यानी साक्ष्य मिटाना, 304 यानी दुर्घटना कारित करना, गैर इरादतन हत्या, 302 यानी हत्या करना और 120 भी यानी आपराधिक षड्यंत्र की धाराएं थी। एसआईटी की पूछताछ में आशीष मिश्र कई सवालों के जवाब नहीं दे पाए, जिसके बाद गिरफ्तार किए गए आशीष मिश्र को रिमांड मजिस्ट्रेट दीक्षा भारती के सामने पेश किया गया, जहां से उन्हें 3 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया। अब इस मामले की अगली सुनवाई 11 तारीख यानी सोमवार को होगी। माना जा रहा है कि एसआईटी इस बीच आशीष मिश्र की रिमांड मांगेगी। पुलिस की जांच में आशीष मिश्रा ये साबित नहीं कर पाया कि 3 अक्टूबर को 2:36 से लेकर 3:40 तक वो कहां था। ये सबूत नहीं पेश कर पाया। अब उसे पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। उसे 3 दिन की न्यायिक हिरासत में दीक्षा भारती जो रिमांड मजिस्ट्रेट हैं उनके घर पर पेश किया गया जजेस कॉलोनी में, वहां से उसे जेल भेज दिया गया। यानी 11 तारीख को एक बार फिर सुनवाई होगी, एसआईटी रिमांड मांगेगी। अब ये देखना होगा कि क्या उसकी न्यायिक हिरासत बढ़ती है या फिर एसआईटी को रिमांड पर दी जाती है। अगर रिमांड पर दी जाती है तो उससे पूछताछ होगी। लेकिन इस बीच एक और बड़ा सवाल है जो लगातार किसान और विपक्ष मांग कर रहे थे कि उनके मंत्री जो उनके पिता हैं वो अपने पद से इस्तीफा दें, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा था कि आरोपों पर किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, सबूत और साक्ष्य होंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और आशीष मिश्रा आज ये साबित नहीं कर पाए, वो इस सवाल का जवाब नहीं दे पाए कि वो 2:36 से 3:40 तक कहाँ थे। वो इस बात का जवाब नहीं दे पाए कि उनकी थार जीप में जो कारतूस मिले हैं 315 बोर के मिस कारतूस, वो किसने चलाए, किस हथियार से चले, वो 3/25 आर्म एक्ट भी बनता है। इसके साथ ही वो इस बात का भी जवाब नहीं दे पाए, वीडियो नहीं दे पाए कि वो उस दिन कहाँ थे। कई सारे ऐसे सवाल थे जो 48 घंटे वो गायब थे। पुलिस की 2 नोटिस के दौरान, अंतराल के दौरान वो कहाँ गए, किससे मिले, इस बात का जवाब नहीं दे पाए। इसके साथ ही उनके 2 साथियों की, एक सुमित जायसवाल जिनकी एफआईआर पर 15 अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया, दूसरा अंकित दास जिसकी ब्लैक फॉर्च्यूनर थी, उसकी भी तलाश पुलिस को है। लेकिन कहा जा रहा है कि अंकित दास को एसआईटी ने लिखा पढ़ी में आरोपी बना दिया है। आशीष मिश्र के वकील अवधेश कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस ने आशीष मिश्र की रिमांड की मांग की थी, जिसका उन्होंने विरोध किया। अब इस मामले की अगली सुनवाई 11 अक्टूबर यानी कल होगी, जिसमें कोर्ट के सामने आशीष मिश्र के वकील उनका पक्ष रखेंगे।
न्यायिक मजिस्ट्रेट के यहाँ पेश किया गया और उन्होंने कस्टडी मांगा था। उसमें हमारा विरोध था कि कस्टडी रिमांड देने से पहले हमको सुना जाना चाहिए, तो हमें सुनने के लिए 11 तारीख दी है और कापी रिसीव कराई गई है। अब मंडे को सुनवाई होगी कि पुनः इनको पुलिस कस्टडी में दिया जाए या ना दिया जाए। लखीमपुर हिंसा मामले में दिल्ली में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने केंद्र और यूपी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया। इस प्रदर्शन में यूथ कांग्रेस अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी के अलावा कई कार्यकर्ता शामिल हुए, लेकिन हंगामा तब शुरू हुआ जब वहां मौजूद पुलिस उन्हें पुतला जलाने से रोकने लगी। इस कार्रवाई का विरोध करते हुए प्रदर्शनकारी पुलिस से ही भिड़ गए। उन लोगों और पुलिस के बीच पुतले को लेकर काफी देर तक खींचतान होती रही। इस बीच कुछ प्रदर्शनकारियों ने उसमें आग लगा दी, लेकिन पुलिस ने भी पहले से ही इसकी तैयारी कर रखी थी। लपटों के उठते ही पुलिस वालों ने उन्हें बुझाना शुरू कर दिया। हालांकि उस पुतले के कुछ हिस्से में आग लग चुकी थी। इसके बाद प्रदर्शनकारियों का गुस्सा और भड़क गया। उन्होंने लखीमपुर घटना पर आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया। उस परिवार को न्याय जब न्याय मिलेगा नहीं है, तब तक लड़ने का काम हम करेंगे। इससे पहले यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने हाथों में पोस्टर और तख्तियां लेकर वहां प्रदर्शन भी किया। इस दौरान कुछ लोग तो जमीन पर बैठकर अपना विरोध जताते नजर आए। भारत और चीन के बीच आज 13वीं कोर कमांडर स्तर की बातचीत होगी। भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में पिछले 17 महीनों से जारी विवाद को सुलझाने के लिए दोनों देशों के बीच आज 13वीं कोर कमांडर स्तर की बातचीत होगी। ये बातचीत चीन के कब्जे वाले तिब्बत के मोल्डो इलाके में होगी। श्रीनगर में आतंकी हमले में मारे गए स्कूल प्रिंसिपल दीपक चंद के परिवार से जम्मू में कांग्रेस नेताओं ने मुलाकात की। इस बीच कांग्रेस नेताओं ने पीड़ित परिवार के लिए न्याय की मांग की। दुबई में आज आईपीएल 2021 का पहला क्वालीफायर मैच होगा, जिसमें दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद वहां से लोगों के निकलने का सिलसिला जारी है। इस बीच अफगानिस्तान ईरान के बॉर्डर से एक वीडियो सामने आया, जिसमें हजारों की संख्या में अफगान नागरिक ईरान जाने के लिए बॉर्डर पर जुटे दिखाई दिए। दिल्ली के कालकाजी मंदिर में कोरोना नियमों का पालन नहीं होने पर जिला प्रशासन ने मुख्य गर्भगृह और मंदिर परिसर में मौजूद दूसरे मंदिरों पर ताला लगा दिया। अब वहां लोग सिर्फ मंदिर की परिक्रमा कर दूर से ही दर्शन कर पा रहे हैं। यहाँ पर लोग दर्शन के लिए मुख्य गर्भगृह के अंदर नहीं जा सकते। मूर्तियों के पास जाने की, चढ़ावा चढ़ाने की कोई इजाजत नहीं दी गई है। यहाँ तक कि प्रशासन की तरफ से मंदिर के पुजारियों को भी सिर्फ सुबह और शाम की आरती करने के लिए गर्भगृह के अंदर जाने की इजाजत दी गई है। पब्लिक को बस फटाफट बाहर से निकाला जा रहा है। वो अच्छी तरह ना दर्शन कर पा रहे हैं, ना अपने पूजा पाठ कर पा रहे हैं। बस वो केवल धक्का मुक्की हो रही है। बड़ी खबर राजस्थान से। न्यूज 18 के भवानी सिंह की खबर है कि राजस्थान के हनुमानगढ़ में एक दलित युवक की पीट कर हत्या कर दी गई, जिसके बाद आरोपी उसका शव घर के बाहर फेंककर फरार हो गए। पुलिस ने पीड़ित परिवार की शिकायत पर 11 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस बाकी आरोपियों की तलाश में जुटी है। राजस्थान में हुई दलित युवक की हत्या के बाद बीजेपी ने राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। बेटे को मारपीट करके हत्या कर दी है। इस संदर्भ में मुकदमा दर्ज कर लिया है और मुलजिमों की तलाश के लिए टीमें भिजवाई जा रही है। बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने राजस्थान में दलित युवक की हत्या के बाद राज्य की गहलोत सरकार को घेरा और सवाल पूछा कि क्या अब राहुल और प्रियंका वहां जाएंगे। राजस्थान में दलित युवक को पीट के मार दिया, नृशंस हत्या की गई। क्या राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा गांधी, चन्नी जी, भूपेश बघेल जी वहां जाएंगे? और हो सकता है वो व्यस्त हों कि उनकी राजनीतिक रोटियां अभी तवे पे डली हैं तो समय ना मिले, लेकिन क्या ये तो सुनिश्चित कर सकते हैं कि जो आरोपी हैं वो गिरफ्तार हों, उस परिवार को इंसाफ मिले। राजस्थान के अंदर पूरा कानून व्यवस्था गुंडों के हवाले कर दी है। राजस्थान की सरकार केवल नाम की सरकार है, काम की सरकार नहीं है। इनका ध्यान सिर्फ 2 चीजों के ऊपर है। एक,
किस तरह से उनकी सत्ता बनी रहे, और दूसरा केंद्र में उनके लीडर उनसे किस तरह से खुश रहे। राजस्थान के अंदर दो गुट हैं, आपस में लड़ रहे हैं और जनता को अपने हाल छोड़ा हुआ है। पंजाब के अंदर यही हाल है और छत्तीसगढ़ में भी यही हाल है। ये पहली बार नहीं हुआ, झालरापाटन में, अलवर में, राजस्थान के तमाम हिस्सों में दलितों पर जिस तरीके से संगठित अपराध हुए हैं, दलितों के खिलाफ हमले हुए हैं, उनकी हत्याएं हुई हैं। मुझे लगता है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के लिए सबक है कि दूसरे प्रदेशों में राजनीतिक पर्यटन करते हैं, कदाचित राजस्थान के उन दलितों और वंचितों की सुध लेने भी आए। बीते कुछ दिनों में जम्मू कश्मीर में आतंकियों के बेगुनाहों की हत्या करने पर कुछ लोगों का गुस्सा दिल्ली में फूट पड़ा। आतंकियों की इस कायराना हरकत के खिलाफ कनॉट प्लेस में कुछ लोग जुट गए, जिन्होंने जंतर मंतर पर हाथों में तख्तियां लेकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने जम्मू कश्मीर में बीते 6 दिनों में हुई 7 हत्याओं के खिलाफ आवाज उठाई। प्रदर्शन कर रहे इन लोगों ने सरकार से आतंकियों की कायराना हरकत का करारा जवाब देने की मांग की। कश्मीरी पंडितों को फिर से वहां पर मारा जा रहा है कश्मीर में, और 32 साल से ये जेनोसाइड चल रहा है। इस मुद्दे पर माहौल न बिगड़ जाए, इसलिए वहां सुरक्षा बल के जवान भी तैनात दिखे। मुंबई में डीजल भी 100 के पार पहुंच गया। तेल के दामों में लगातार हो रही बढ़ोतरी के बीच मुंबई में डीजल ने पहली बार 100 रुपए के आंकड़े को पार कर लिया। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 109 रुपए 83 पैसे प्रति लीटर हो गई, जबकि डीजल की कीमत 100 रुपए 29 पैसे प्रति लीटर तक पहुंच गई। यूपी के एटा में मंदिर की छत पर सो रहे एक साधु की हत्या कर दी गई। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लेने का दावा किया। 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने मंगलवार से यूपी में विजय रथ यात्रा निकालने का ऐलान किया। जनता देख रही है, आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। रणनीति बनाइए, 12 तारीख से रथ चल रहा है। गुजरात में बीते 5 सालों में शेरों की संख्या में 29% का इजाफा हुआ। इसके साथ ही गिर के शेरों की आबादी करीब 674 तक पहुंच गई। यूपी के गोरखपुर में आबकारी विभाग और पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ एक अभियान चलाया। इस दौरान छापेमारी करते हुए अवैध शराब की 12 भट्टियों को नष्ट कर दिया गया। लगभग 100 लीटर शराब बरामद हो चुका सुबह से और कार्रवाई जारी है। मुंबई में चलती ट्रेन में एक महिला के गैंगरेप का कुछ लोगों पर आरोप लगा, जिसके बाद पुलिस हरकत में आ गई। न्यूज 18 के विवेक गुप्ता की रिपोर्ट है कि पुष्पक एक्सप्रेस ट्रेन में 20 साल की एक महिला का 8 लोगों ने रेप किया। इस ट्रेन के लखनऊ से मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस स्टेशन आते वक्त एक दिन पहले ये वारदात हुई, जिसके बाद कल्याण रेलवे पुलिस ने 8 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया और साथ ही महिला के रेप के आरोप में 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया, जबकि बाकी आरोपियों की तलाश तेजी से जारी है। बताया गया कि इस मामले के सभी आरोपी कसारा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में चढ़े थे, जिन पर आरोप है कि उन्होंने महिला के गैंगरेप के अलावा ट्रेन में सवार 16 यात्रियों से लूटपाट भी की। महाराष्ट्र में ट्रांसफर और पोस्टिंग से जुड़े कथित फोन टैपिंग मामले में मुंबई पुलिस ने सीबीआई डायरेक्टर सुबोध जायसवाल को समन भेजा है। मुंबई पुलिस ने जायसवाल को 14 अक्टूबर को साइबर सेल के मुंबई दफ्तर में रिपोर्ट करने को कहा है। जब ये पूरा मामला हुआ था तब सुबोध जायसवाल महाराष्ट्र के डीजीपी थे। महाराष्ट्र सरकार ने आरोप लगाया था कि 2019 में लोकसभा चुनावों के समय कई राज्य नेताओं के फोन टैप किए गए थे। महाराष्ट्र कैडर के 1985 बैच के आईपीएस अधिकारी जायसवाल को इस साल मई में 2 साल के लिए सीबीआई का प्रमुख नियुक्त किया गया है। इस मामले की सुनवाई बॉम्बे हाईकोर्ट कर रहा है। पुलिस ने कोर्ट में कहा कि जायसवाल को समन ईमेल के जरिए भेजा गया है, जिसमें उन्हें अगले गुरुवार को पेश होने के लिए कहा गया है। बिहार के सिवान जिले में पंचायत चुनाव में धांधली के आरोप पर खूब हंगामा हुआ। मामला हसनपुरा प्रखंड का है, जहां एक दिन पहले हुए चुनाव में लोगों ने आरोप लगाया कि मुखिया पद के चुनाव में खड़े 2 प्रत्याशियों ने पुलिस की मदद से फर्जी वोट डाले, जिसके बाद इस चुनाव में उतरे दूसरे प्रत्याशियों ने मोर्चा खोल दिया। वो लोग उस बूथ पर पहुंचकर हंगामा करने लगे, जिसके बाद पुलिस को उन्हें शांत कराने के लिए उन पर सख्ती बरतनी पड़ी। पुलिस ने लाठियां भांजनी शुरू की तो वहां अफरा तफरी मच गई। इससे पहले गुस्साए लोगों ने मतदान रद्द करने की मांग पर वहां खूब नारेबाजी की।
हालांकि इस लाठीचार्ज से पहले पुलिस ने उन लोगों को समझाने की बहुत कोशिश की। इस मुद्दे पर काफी देर तक वहां बहस भी होती रही और पंचायत चुनाव में खड़े दूसरे प्रत्याशी अपनी मांग पर अड़े रहे। पुलिस की कार्रवाई के बावजूद इस मतदान केंद्र पर काफी देर तक हंगामा हुआ। बिहार के पटना में नेशनल हाईवे 30 पर एक बेकाबू ट्रक ने एक मोटरसाइकिल सवार को कुचल दिया। इस बात से भड़के लोगों ने हाईवे जैम कर खूब हंगामा किया और आगजनी भी की। जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस टीम वहां पर पहुंची और हालात पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन गुस्साए लोगों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। लिहाजा हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। पुलिस के डंडों से बचने के लिए कुछ लोग वहां से भाग खड़े हुए, जबकि बाकी लोग हाईवे पर डटे रहे। भीड़ में शामिल कुछ लोगों ने इस ट्रक को भी आग के हवाले कर दिया, जिससे ये हादसा हुआ। फौरन ही वहां फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और उसने ट्रक में लगी आग पर काबू पाया। पुलिस वालों ने हंगामा कर रहे इन लोगों को समझाने की कोशिश भी की, मगर गुस्साए लोग पुलिस वालों से ही उलझ गए। बड़ी मुश्किल से पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। अभी जो एक्सीडेंट है उसमें बाइक सवार एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है और एक गंभीर रूप से घायल है, जिसका इलाज हॉस्पिटल में चल रहा है अभी। इस हादसे और हंगामे की वजह से नेशनल हाईवे 30 पर काफी देर तक जैम लगा रहा, जिसे खुलवाने में पुलिस को काफी मेहनत करनी पड़ी। मुंबई के आर्य कॉलोनी से चौंकाने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां आदमखोर तेंदुए ने 14 साल के एक बच्चे पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसके बाद उस तेंदुए को पकड़ने का अभियान तेज कर दिया गया। क्योंकि बीती रात गुप अंधेरे में उस आदमखोर तेंदुए ने मासूम पर हमला बोल दिया, जिससे लोगों में दहशत फैलने के साथ वन विभाग पर गुस्सा फूट पड़ा। बात इतनी बिगड़ गई कि फौरन वन विभाग और पुलिस की टीम वहां पहुंची। टॉर्च की रोशनी में ही तेंदुए की तलाश तेज कर दी गई और उसे पकड़ने के लिए वहां एक पिंजड़ा भी ले जाकर रखा गया। लेकिन 14 साल के उस बच्चे पर तेंदुए के जानलेवा हमले से गुस्साए लोगों ने वहां पहुंचे एक अधिकारी को घेर लिया। अभी किधर से आया? इस बीच खून से लथपथ उस बच्चे को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। बताया गया कि उसके सिर से लेकर शरीर के कई हिस्सों में गंभीर चोटें आईं। राकेश टिकैत ने लखीमपुर हिंसा मामले में विवादास्पद बयान दिया। किसान नेता राकेश टिकैत ने लखीमपुर हिंसा पर विवादास्पद बयान दे दिया। उन्होंने हिंसा में मारे गए बीजेपी कार्यकर्ताओं की मौत को एक्शन का रिएक्शन बता दिया। उनको हत्या तो नहीं कह सकते, वो तो जो वहाँ पे घटना हुई उसका रिएक्शन था। मुंबई के अंबोली इलाके में ड्रग्स की तस्करी के आरोप में नाइजीरिया के एक नागरिक को गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही उसके पास से 39 लाख के ड्रग्स भी पकड़े गए। अफगानिस्तान में रह रहे हिंदू और सिख समुदाय के लोगों ने अपनी जान की सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद की गुहार लगाई। उन लोगों ने पीएम से अपील की कि वो काबुल से निकालने में उनकी मदद करें। भारत सरकार में बेनती करते हैं कोई मुश्किल का साड़ी हल निकालन। मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में चल रहे लैक्मे फैशन वीक के दौरान रिसाइकल किए गए प्लास्टिक के सामान से बने कपड़ों का कलेक्शन पेश किया गया। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की ओर से असेंबल, डिसेंबल और रिजेंबल की थीम पर आयोजित इस फैशन शो की शो स्टॉपर दिया मिर्जा रही। रिलायंस इंडस्ट्रीज के पॉलिस्टर सेक्टर के चीफ मार्केटिंग ऑफिसर गुंजन शर्मा ने बताया कि इस तरह के इको फ्रेंडली कलेक्शन की पहल से फैब्रिक ऑफ फ्यूचर को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। एनसीबी ने क्रूज ड्रग्स केस में फिल्म प्रोड्यूसर इम्तियाज खत्री के घर और दफ्तर पर छापेमारी की। बताया कि इम्तियाज का नाम इस केस में गिरफ्तार हुए एक आरोपी से पूछताछ के बाद सामने आया। खबर है कि एनसीबी ने क्रूज ड्रग्स केस में शाहरुख खान के ड्राइवर से भी मुंबई दफ्तर में पूछताछ की। कर्नाटक के मंडिया से डराने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां दशहरा कार्यक्रम के समय एक हाथी के भड़कने से अफरा तफरी मच गई और लोग जान बचाकर वहां से भाग खड़े हुए, क्योंकि पटाखों और तेज आवाज में बज रहे संगीत से कार्यक्रम में शामिल दो में से एक हाथी भड़क गया और उसने पलटकर भीड़ पर हमला करने की कोशिश की। बड़ी बड़ी पटाखे। ये देख आसपास मौजूद लोग फौरन अलर्ट हो गए और उन्होंने इधर उधर भागकर अपने आप को बचाया, जबकि हाथी के बेकाबू होते ही महावत और उसके साथियों ने फौरन उस पर काबू पाने की कोशिश शुरू की, मगर गुस्साए हाथी पर काबू में इन लोगों के पसीने छूट गए। जैसे तैसे हाथी के काबू में आने के बाद दोनों को भीड़ से दूर ले जाया गया। इस घटना से पहले सजे धजे दोनों हाथियों को मंत्रोच्चार के बीच दशहरे के कार्यक्रम में शामिल किया गया। इस कार्यक्रम को देखने के लिए वहां सड़क पर हजारों लोगों की भीड़ मौजूद रही।
ब्राजील के बारतूस से डरा देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई है। वहां उठे रेतीले तूफान ने लोगों के दिलो दिमाग को दहशत से भर दिया। शहर के कुछ इलाकों में इतनी तेज हवाएं चली कि ना जाने अपने साथ कितनी चीजें उड़ा कर ले गई, जिसकी सिरहन पैदा कर देने वाली कुछ तस्वीरें वहां के एक इलाके से सामने आई, जिनमें ऐसा लगा मानो आसमान ने लाल चादर ओढ़ ली हो, जिस वजह से रोशनी भी कम हो गई। इस बीच कहीं से टिन का एक टुकड़ा उड़ता हुआ आया और सड़क पर इतनी जोर से गिरा कि कहीं कोई आतिशबाजी कर रहा हो। आसमान की तरफ देखकर तो एक अलग ही दहशत महसूस हुई। चारों तरफ जैसे धूल ने अपना कब्जा जमा लिया था और ये धूल धीरे धीरे आगे बढ़ती दिखी, आसमान के उस हिस्से की तरफ जहां अभी तक वो अपने पैर नहीं पसार पाई थी। ओडिशा के मयूरभंज जिले से डराने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां एक जंगली हाथी रास्ता भटक कर रिहायशी इलाके में घुस गया, जिसे भगाने के लिए वन विभाग की टीम बुलानी पड़ी। जो उस हाथी को रिहायशी इलाके से निकालकर जंगल की ओर खदेड़ने की कोशिश करती नजर आई, लेकिन लोगों की भीड़ और वन विभाग की टीम को देख हाथी इधर उधर भागने लगा, जिसे देख लोग खौफ से भर गए। काफी देर तक ये हाथी इन लोगों को ऐसे ही चकाता रहा, लिहाजा वन विभाग को इस हाथी को खदेड़ने के लिए कुछ दूसरे उपाय भी करने पड़े, लेकिन उनके इन उपायों से वो और भड़क गया और उसने वन विभाग के लोगों को ही दौड़ा लिया। जिस वक्त हाथी को भगाने के लिए वहां कोशिश की जा रही थी, ठीक उसी वक्त वन विभाग के कुछ लोग लाउडस्पीकर के जरिए लोगों को घरों में रहने की हिदायत देते नजर आए। करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम इस हाथी को जंगल की ओर भेजने में सफल रही। तब जाकर इलाके के लोगों ने राहत की सांस ली। देश की राजधानी दिल्ली में भारी बिजली संकट पैदा हो सकता है। न्यूज 18 के दीपक रावत की रिपोर्ट है कि दिल्ली के ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन ने कोयले की कमी का हवाला देकर राजधानी में भारी बिजली संकट की आशंका जताई। इस मुद्दे पर सत्येंद्र जैन ने दिल्ली में सप्लाई करने वाली सभी बिजली कंपनियों के साथ एक बैठक भी की, जिसके बाद इस बात का पता चला कि दिल्ली को बिजली सप्लाई करने वाली कंपनियों के पास कोयले की भारी कमी हो गई है, जिसकी वजह से बिजली के उत्पादन पर गहरा असर पड़ रहा है। और अगर जल्द ही ये समस्या नहीं सुलझी तो 2 दिन बाद पूरी दिल्ली में अंधेरा छा सकता है। दिल्ली सरकार ने केंद्र से इस समस्या को जल्द सुलझाने की अपील भी की ताकि ये संकट टल सके। बताया गया कि कोयले की कमी से सभी पावर प्लांट अपनी क्षमता से कम उत्पादन कर रहे हैं। दिल्ली को जिन भी पावर प्लांट से बिजली आ रही है, सभी के अंदर जो कोयले का मिनिमम स्टॉक 1 महीने का रखना होता है, 30 डेज की बजाय अब कम होते हुए 1 दिन का रह गया है। तो कोयला बिल्कुल नहीं है किसी के पास भी। वाराणसी में आज प्रियंका गांधी किसान न्याय रैली करेंगी। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज प्रियंका गांधी किसान न्याय रैली करेंगी। इस रैली में प्रियंका गांधी के साथ छत्तीसगढ़ और पंजाब के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी आज यूपी के बलरामपुर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान उनका कार्यकर्ताओं से मुलाकात का भी कार्यक्रम है। गुजरात के मुंद्रा पोर्ट से बरामद की गई 3000 किलो ड्रग्स की जांच कर रही NIA की टीम ने आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में मौजूद उस मकान पर छापेमारी की, जिसके पते पर अफगानिस्तान से ड्रग्स की खेप भारत भेजी गई थी। मध्य प्रदेश के भिंड में खाद नहीं मिलने से खफा किसानों ने प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और ग्वालियर जाने वाले हाईवे को बंद कर दिया, जिससे वहां घंटों जैम लगा रहा। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से चौंकाने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। वहां एक चुनावी सभा में लोगों के बीच खाने के पैकेट लूटने की होड़ मच गई। पृथ्वीपुर विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार शिशुपाल यादव ने इस चुनावी सभा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अलावा पार्टी के कई नेता यहां पर पहुंचे हुए थे। लेकिन जैसे ही वो लोग वहां से रवाना हुए, लोग उस गाड़ी पर टूट पड़े जिसमें उन्हें बांटने के लिए पैकेट रखे थे। उन्होंने ज्यादा से ज्यादा पैकेट लूटने के चक्कर में सामान ढोने वाली उस गाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया। खाने के पैकेट लूटने के लिए वो उस पर चढ़ गए। खाना के लिए जो भीड़ है, पैकेटों की भीड़ लगी हुई है। सिर्फ पुरुष ही नहीं, महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों ने भी इस रेस में खुद को किसी से कम नहीं आंका। वो भी पूरे जोश से खाने की लूट में शामिल हुए। कुछ नहीं मिला। 20 पैकेट लगा, एक आदमी 20 पैकेट। इस भीड़ में कुछ लोग तो ऐसे भी दिखे जो गाड़ी में चढ़ गए और वहां से मौजूद नीचे अपने जानकार को एक साथ खाने के कई डिब्बे पकड़ाता नजर आया। प्रियंका गांधी आज वाराणसी के दौरे पर हैं और वो आज वहां किसान न्याय यात्रा को संबोधित करेंगी।
दरअसल पहले इस रैली का नाम प्रतिज्ञा रैली था, लेकिन लखीमपुर की घटना के बाद प्रतिज्ञा रैली का नाम बदलकर किसान न्याय रैली कर दिया गया। वाराणसी में प्रियंका आज मां कुष्मांडा के दुर्गाकुंड मंदिर में दर्शन पूजन करेंगी। उसके बाद रोहनिया के जगतपुर इंटर कॉलेज ग्राउंड पर किसान न्याय रैली को संबोधित करेंगी। इस मौके पर प्रियंका के साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी मंच पर मौजूद रहेंगे। दक्षिण अमेरिकी देश चिली में वहां के राष्ट्रपति के खिलाफ प्रदर्शन और ज्यादा तेज हो गया। पेंडोरा पेपर्स लीक मामले में चिली के राष्ट्रपति का नाम भी अवैध संपत्ति रखने वालों में शामिल है, जिसके बाद चिली की राजधानी सैंटियागो में सैकड़ों लोग राष्ट्रपति के विरोध में सड़कों पर उतर आए। हाथों में पोस्टर और बैनर के अलावा उन्होंने राष्ट्रपति के पुतले के साथ भी प्रदर्शन किया। आरोप है कि राष्ट्रपति के परिवार से जुड़ी एक खनन कंपनी ने पर्यावरण नियमों की धज्जियां उड़ाई और इस तरह उसने पैसे बनाए। लोगों ने उस खनन कंपनी के खिलाफ भी अपना विरोध जताया। राजधानी सैंटियागो के अलावा चिली के कुछ दूसरे शहरों में भी वहां के राष्ट्रपति के खिलाफ इसी तरह के प्रदर्शन हुए। भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में 17 महीने से जारी विवाद सुलझाने के लिए दोनों देशों के कोर कमांडर एक बार फिर से बातचीत की मेज पर आमने सामने होंगे। आज चीन के कब्जे वाले तिब्बत के मोल्डो में कोर कमांडर स्तर की 13वीं बातचीत होगी। इस बार बातचीत हॉट स्प्रिंग से दोनों देशों की सेनाओं की वापसी पर होगी। इससे पहले हैंग्योंग, गलवान और गोगरा से बातचीत के बाद दोनों देशों की सेनाएं पीछे हटने पर सहमत हुई थी। सूत्रों की माने तो डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया इस वजह से धीमी है क्योंकि चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता, लिहाजा चरणबद्ध तरीके से एक एक करके सेनाओं को पीछे करने का काम हो रहा है। चीन ने इस बातचीत से पहले भारत पर दबाव बनाने के लिए पिछले हफ्ते ही अरुणाचल प्रदेश में भी घुसपैठ की कोशिश की थी, जिसे भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया था। हैदराबाद में हुई जोरदार बारिश ने कुछ ही घंटों में शहर का हुलिया बदल कर रख दिया। आसमान से बरसी इस आफत की वजह से लोग सड़क से लेकर अपने घरों तक में दहशत में दिखे, क्योंकि सड़क से होता हुआ बारिश का ये पानी तेजी से उनके घरों में दाखिल हो गया। सामने आई तस्वीरों में एक मकान में फ्रिज और कूलर समेत ज्यादातर सामान पानी से घिरा दिखा। बेड पर रखकर सामान को गीला होने से बचाने की कोशिश जरूर की गई, लेकिन जो नहीं बच पाया वो तैरता नजर आया। पहले भी नुकसान हो गया, अभी भी नुकसान में है, पूरे बिक गया पूरा सामान, तो वैसा हो गया। ऐसी ही तस्वीर वहाँ एक रेस्टोरेंट के अंदर भी दिखी, जहाँ बारिश के पानी की घुसपैठ के बाद जमीन पर पैर टिकाना मुश्किल हो गया। और यही नहीं, वहां की सड़कों का कुछ ऐसा ही हाल रहा, जहां घरों के बाहर खड़ी कई मोटरसाइकिल और गाड़ियां पानी में डूबी नजर आईं। जबकि एक छोटा ट्रक तो तिनके की तरह सैलाब में दूर तक बहता दिखा। मगर ऐसे हालात में भी कुछ लोग सड़कों पर जोखिम भरा सफर करते दिखे, लेकिन जब गाड़ियों ने घुटने टेक दिए तो उन्हें खींचकर या धक्का देकर बाहर निकालना पड़ा। जगह जगह पानी भरने से एक बाइक सवार समेत 2 लोग नाले में बह गए, जिनको निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। बताया गया कि वहां बारिश के बाद कई नालों के ओवरफ्लो होने की वजह से शहर की ये हालत हुई।